Hello, this is Subhasis Bhattacharya, Calcutta University, BCom Semester 3 अंडर CCF सिस्टम। सब्जेक्ट तुम लोगों के लिए जो चल रहा है यह है डायरेक्ट टैक्स 1 और चैप्टर अभी जो चल रहा है यह है रेसिडेंशियल स्टेटस। In my previous video yesterday, a detailed discussion was made by me about residential status, means who become resident, who become non-resident in India. Now मैं क्या समझाएंगे ना, रेसिडेंशियल स्टेटस एट अ ग्लांस, मतलब कैसे तुम लोग छोटा करके रेसिडेंशियल स्टेटस को याद में रख पाओगे, ये मैं डिटेल समझा देता हूं छोटा करके। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं जो रेसिडेंशियल स्टेटस एट अ ग्लांस, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल person for the assessment year 2025-26। इसके बारे में तो मैं कल बोला था जे हर साल के लिए एवरी इंडिविजुअल पर्सन और अदर पर्सन जो है रेसिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर को निकालना चाहिए, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस में वेरी ईयर टू ईयर। 2025-26 असेसमेंट ईयर में जो इंडिया में रेसिडेंट बनेगा, कमिंग ईयर मतलब 2026-2027 असेसमेंट ईयर में वो इंडिया में रेसिडेंट नहीं भी बन सकता है। ठीक है, इसीलिए हर साल को हम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस निकलना चाहिए। और ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस मैं अभी निकल रहा हूं ये है फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। तो कोई इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में टू टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, आइदर ही विल बी रेसिडेंट और ही विल बी नॉन रेसिडेंट। अगर कोई रेसिडेंट बन जाएगा तो सिर्फ रेसिडेंट बोल के कुछ नहीं होता है, तब हम लोगों को देखना होगा whether he or she will be resident and ordinarily resident और resident but not ordinarily resident। ठीक है, यह है टोटल स्ट्रक्चर रेसिडेंशियल स्टेटस का। तो सबसे पहले कहेंगे जो who will become resident in India। Now an individual will become resident in India for our current assessment year 25-26 if he will satisfy any of the following two basic condition of section 6(1)। ठीक है, सेक्शन 6(1) में दो बेसिक कंडीशन दिया हुआ है। सेक्शन 6(1) में दो बेसिक कंडीशन दिया हुआ है। ये दोनों बेसिक कंडीशन का कोई एक, दोनों तो एक साथ सेटिस्फाई कर लेगा तो होगा, माने अच्छा होगा, लेकिन कोई भी एक अगर सेटिस्फाई कर लेगा कोई, तो उसको हम लोग इंडिया में रेसिडेंट कहेंगे। और जो कोई भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा उनको हम लोग नॉन रेसिडेंट कहेंगे। सो सेक्शन 6(1) के अंदर में दो बेसिक कंडीशन है, एक है सेक्शन 6(1)(a), सेक्शन 6(1)(a और सेकंड है सेक्शन 6(1)(c। सेक्शन 6(1) में क्या बोला, टू बिकम अ रेसिडेंट इनटू इंडिया ड्यूरिंग आवर करंट असेसमेंट ईयर 2025-26 he will stay in India physically at least 182 days। मतलब एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में फिजिकली रहना चाहिए ड्यूरिंग आवर करंट असेसमेंट ईयर 2025-26 और इनका रिस्पेक्ट में जो प्रीवियस ईयर है 2024-25। ठीक है, नंबर 2 कंडीशन क्या है ना, जो 182 डेज इंडिया में नहीं रहेगा उनके लिए सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल है। मतलब सेकंड कंडीशन ये जो सेक्शन 6(1) ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करके भी वो इंडिया में रेसिडेंट बन सकता है। तो सेकंड कंडीशन क्या है ना, करंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में एटलीस्ट 60 डेज रहना चाहिए। मतलब ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज as well as
365 days ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। मतलब करंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज इंडिया में रहना चाहिए, साथ साथ पिछले 4 प्रीवियस ईयर मिला के एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहना चाहिए। तो ये जो दोनों बेसिक कंडीशन का बारे में बोला, ये दोनों बेसिक कंडीशन का कोई भी एक अगर सेटिस्फाई कर लेगा, दोनों एक साथ सेटिस्फाई कर लेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन कोई भी एक अगर सेटिस्फाई कर लेगा तो इंडिया में रेसिडेंट वो वाला पर्सन इंडिया में रेसिडेंट बनेगा। और जो दोनों बेसिक कंडीशन का कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो इंडिया में नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, आप मैंने कहेंगे ये जो सेक्शन 61C सब पर्सन के लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये सेक्शन 61C का कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या है? तो एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 61C, एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 61C, ऑफ सेक्शन 61C। मतलब ये सेक्शन 61C सब पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए सेकेंड कंडीशन मतलब सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं है ना? इफ एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग आवर करंट प्रीवियस ईयर फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस, and number 2, if an Indian citizen leaves India during our current previous year as a member of crew of an Indian ship, ये दोनों पर्सन के लिए ये सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये दोनों पर्सन के लिए सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन एप्लीकेबल है। मतलब वो अगर इंडिया में 182 डेज रहेगा, एटलीस्ट इंडिया में रहेगा और ड्यूरिंग आवर करंट प्रीवियस ईयर तो रेसिडेंट बनेगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा फॉर आवर करंट प्रीवियस ईयर। हाँ, अच्छा से तो समझ दिया, समझ में आ गया जे सेक्शन 61C ये दोनों पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सब के लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आप मैं कहेंगे जे मॉडिफाइड कंडीशन ऑफ सेक्शन 61C, तो मैं इधर लिख रहा हूं मॉडिफाइड कंडीशन, अच्छा से सुनो, मॉडिफाइड कंडीशन ऑफ सेक्शन 61C, मॉडिफाइड कंडीशन ऑफ सेक्शन 61C। मॉडिफाइड कंडीशन सेक्शन 61C का जो मॉडिफाइड कंडीशन इनमें क्या लिखा है, क्या बोला है ना? इफ एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन ए विजिट फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, ठीक है, उनके लिए मॉडिफाइड सेक्शन 61C का मॉडिफाइड कंडीशन एप्लीकेबल है। मींस इफ एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन ए विजिट फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, तो रूल क्या है? इफ हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस एक्सीडिंग ₹15 lakhs, देन रूल क्या है? ही शुड स्टे इन इंडिया एट लीस्ट 120 days बट लेस देन 182 डेज। साथ साथ पिछले 4 प्रीवियस ईयर में मिला के 365 डेज एटलीस्ट इंडिया में रहना चाहिए। तो क्या बोला, मैं फिर से बता देता हूं, माने इफ हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस एक्सीडिंग ₹15 lakhs, देन रूल क्या है ना? ही शुड स्टे इन इंडिया एट लीस्ट 120 days but less than 182 days, as well as 365 days at least 365 days during preceding 4 previous year. And number 2, if his total income does not, excluding foreign sources, does not exceed ₹15 lakhs, then rule क्या है ना? he should stay in India at least 182 days during our current previous year, as well as 365 days during प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये है हमारा मॉडिफाइड कंडीशन ऑफ सेक्शन 61C। हु माने कम्स ऑन ए विजिट फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, ऑब्वियसली वो इंडियन सिटीजन और उसको इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। तो रूल को छोटा करके मैं इधर लिख देता हूं जे फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब इफ हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस एक्सीडिंग ₹15 lakhs, देन रूल क्या है जे 120 डेज एट लीस्ट 120 days but less than 182 days इंडिया में रहना चाहिए, प्लस 365 days, ठीक है, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर।
और सेकेंड पर्सन जिसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस डज नॉट एक्सीड ₹15 lakhs, उनके लिए रूल क्या है ना, 182 डेज एटलीस्ट, 182 डेज प्लस 365 days as well as 365 days during preceding 4 previous year। ठीक है, आप क्या बोलेंगे ना, फॉर द फॉलोइंग पर्सन, हाँ ये वाला रूल एप्लीकेबल है, ही विल बी कॉल्ड डीम्ड टू बी रेसिडेंट इफ ही satisfies the following 4 condition। so there are 4 कंडीशन, वो 4 कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई कर लेगा उनको हम लोग इंडिया में डीम टू बी रेसिडेंट कहेंगे। तो कौन है वो 4 कंडीशन? नंबर 1, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। नंबर 2, हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस एक्सीड ₹15 lakhs। नंबर 3, he is not liable to tax in any other country। Number 4, he does not satisfy any of the basic condition of section 6(1)। जो सेक्शन 6(1) में जो दोनों बेसिक कंडीशन था कोई भी है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो ये 4 कंडीशन कोई अगर फुलफिल कर लेगा उनको हम लोग इंडिया में डीम्ड टू बी रेसिडेंट कहेंगे। फिर से बता देता हूं, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। नंबर 2, हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेस एक्सीडिंग ₹15 lakhs। नंबर 3, माने he is not liable to tax in any other country। and number 4, he does not satisfy any of the basic condition of section 6(1)। ठीक है, मैं क्या बोला था, ये तो कौन रेसिडेंट होगा कौन नॉन रेसिडेंट बनेगा इसके बारे में बोला। मैं फिर से क्या बोला था, जे सिर्फ रेसिडेंट बोल के कुछ नहीं होता है। जब कोई इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में रेसिडेंट बनेगा तब हम लोगों को देखना होगा व्हेदर ही और शी विल बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए 2 बेसिक कंडीशन दिया रहा है सेक्शन 6 में। Both of the following 2 additional conditions have to be satisfied to become an individual into resident and ordinarily resident in India। ठीक है, क्या बोला ना, to become an individual, a resident and ordinarily resident during our current previous year, the following 2 additional conditions of section 6(1)(c), both of the following 2 additional condition of section 6(6) have to be satisfied। कंडीशन क्या क्या है ना, पिछले 10 साल में एटलीस्ट 2 साल में उनको रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, मतलब ही वॉज रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 out of 10 preceding previous year। and number 2, his total stay in India was at least 730 days during preceding 7 previous year। तो ये जो दोनों एडिशनल कंडीशन का बारे में बोला, ये दोनों एडिशनल कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई कर पाएगा तो उसको हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। और जो ये दोनों बेसिक कंडीशन को, दोनों एडिशनल कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, दोनों सेटिस्फाई नहीं कर पाया और कोई भी एक को सेटिस्फाई कर पाया, मतलब दोनों को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो उनको हम लोग रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में टोटल रूल मैं समझा दिया। अब तो मैं तो उम्मीद करेंगे तुम लोग अच्छा से, तुम लोगों का अच्छा से समझ में आ गया। इसको बाद में सम स्टार्ट कर देंगे, तो अच्छा से पढ़ाई करो, मेरा वीडियो को हर दिन फॉलो करो और मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल को जरा लाइक करो, जरा सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स लोगों को भी जरा शेयर कर दो। ठीक है, ये हमारा रिक्वेस्ट है तुम लोगों को। तो अच्छा रहो, अच्छा से पढ़ाई करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है तुम लोगों के लिए 3rd सेमेस्टर के लिए। इसको साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग 2 भी है, माने डायरेक्ट टैक्स को साथ साथ। लेकिन ये सही बात जे दोनों जो सब्जेक्ट है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग 2 और डायरेक्ट टैक्सेशन 1, ये दोनों ही मतलब हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, सो अच्छा से पढ़ाई करो। तो थैंक यू तुम सबको।